हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक, एक कदम आगे दो कदम पीछे। क्रिश्चियन के साथ मेरा रिलेशनशिप बस ऐसा ही था। मुझे लगा था हम सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर डांटेस पर डिनर के बाद जिस तरह उसने मुझे इग्नोर किया, उससे साफ था कि ऐसा कुछ नहीं था। मैं ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रहती हूँ, पर डीसी वापस आए एक हफ्ता हो गया था और मेरा दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। किसी को अपना दोस्त समझना और फिर ही रियलाइज़ करना कि वो आपके बारे में वैसा फील नहीं करता, बहुत बुरा लगता है। मैंने खुद से कहा, छोड़ो स्टेला, इस बारे में बात नहीं करनी। मैंने क्रिश्चियन के साथ उतना वक्त नहीं बिताया था जितना डांटे ने, पर फिर भी मैंने फ्रस्ट्रेशन में अपना कार्ड सेल्फ चेकआउट काउंटर पर थोड़ा जोर से स्वाइप किया। मैं उस सुबह मौरा से मिली थी और घर जाते वक्त ग्रोसरी स्टोर रुकी थी ताकि अपनी स्मूदीज़ के लिए व्हीट ग्रास पाउडर ले सकूं। प्रो टिप, जब गुस्सा हो तो ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। द फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। मैं सिर्फ पाउडर लेने आई थी, पर निकल रही थी 2 बैग पॉपकॉर्न, एक पिंट आइसक्रीम, एक किंग साइज चॉकलेट बार और ग्रीक योगर्ट के साथ। स्टोर का एसी फुल ब्लास्ट पर था, पर जब मैं निकलने लगी तो मुझे एक अजीब सी ठंडक यानी चिल महसूस हुई। मेरे हाथ के बाल खड़े हो गए। मेरे कानों में खून का शोर इतना तेज था कि बाकी सारी आवाज़ें दब गईं। मैंने अपने फ़ोन को ज़ोर से पकड़ा और आसपास देखा। मुझे कोई सस्पिशियस नहीं दिखा, पर हवा में कुछ इतना डरावना यानी ऑमिनस था कि मुझे उसका स्वाद अपनी थ्रोट में महसूस हो रहा था। दिमाग में एक वार्निंग आई, कोई तुम्हें देख रहा है। वो कोई ब्रॉक तो नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमेशा सुकून देती थी। मेरे शरीर में एक तरथराहट यानी शिवर दौड़ गई। ब्रेक इन के बाद से मैंने अपने स्टॉकर के बारे में कुछ नहीं सुना था और ना ही क्रिश्चियन ने कोई अपडेट दी थी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात यहाँ बिल्कुल गलत साबित हो रही थी। जो भी वो क्रीप था, वो बाहर ही कहीं था और शायद अगले मौके का इंतजार कर रहा था। मैंने सोशल मीडिया पर अपने शिफ्ट होने की बात नहीं बताई थी, पर मैं अभी भी उसी बिल्डिंग में रह रही थी। मैंने खुद को समझाया, स्टॉप इट, वो क्रिश्चियन के घर में नहीं घुस सकता, वो मुझे पब्लिक में नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ब्रॉक वहीं है। मैंने अपने पैरों को मजबूर किया और जल्दी से द मिराज की तरफ चलने लगी। दोपहर की धूप में वो ठंडक गायब हो गई। जब मैंने क्रिश्चियन के अपार्टमेंट का दरवाज़ा लॉक किया तो मुझे अपनी पुरानी फीलिंग थोड़ी बेवकूफ़ी भरी लगने लगी। मैंने डर को भगाने के लिए लंबी सांसें ली और खुद को समझाया कि मैं ठीक हूँ। मेरा स्टॉकर बाहर जरूर था, पर वो क्रिश्चियन के घर के अंदर नहीं आ सकता था। मुझे क्रिश्चियन पर गुस्सा जरूर था, पर मुझे भरोसा था कि वो मेरी हिफाजत करेगा। मैंने सोचा कि जल्द ही वो स्टॉकर को ढूंढ लेगा और मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन क्रिश्चियन को अवॉइड करने का मेरा सिलसिला उस रात खत्म हो गया। वो घर इतनी जल्दी आ गया कि सूरज अभी भी ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी फ्लोर पर बिखरी हुई थी। मैंने अभी अभी जूलियन के साथ एक प्री इंटरव्यू ख़त्म किया था, जो वॉशिंगटन वीकली के लिए मुझ पर एक प्रोफाइल लिख रहा था। मैं लिविंग रूम में बैठकर स्केच बना रही थी जब मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। मुझे उसे देखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं उसे फील कर सकती थी। वो जिस भी रूम में जाता था वहाँ अपनी प्रेजेंस से पूरी जगह भर देता था। मैंने सोचा, मत देखो, पर मैंने देख ही लिया। द किंग रिटर्न्स। वहाँ क्रिश्चियन खड़ा था, किसी राजा की तरह कमरे में चलते हुए। चौड़े कंधे, शार्प चीक बोन्स और महंगा सूट। क्रिश्चियन, स्लैकिंग ऑफ, काम से छुट्टी। मैंने अपना नोटबुक छुपाया और खड़ी हो गई। मुझे उसके आसपास खाली बैठना पसंद नहीं था, क्योंकि उससे मैं और भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती थी। मैंने कहा, अभी भी बिजनेस आवर्स ही हैं। न्यूयॉर्क के बाद ये पहली बार था जब हमने बात की थी, और उसकी आवाज़ सुनकर मुझे एक अजीब सा रश महसूस हुआ। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुका। क्रिश्चियन, मुझे लगा तुम सेलिब्रेट करना चाहोगी। स्टेला, सेलिब्रेट? किस बात का? क्रिश्चियन, तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं स्टेला। द माइलस्टोन, 1M। मुझे यकीन ही नहीं आया। कल रात तक तो मैं 9,96,000 पर थी, पर जब से मैंने क्रिश्चियन को डेट करना शुरू किया था, फॉलोअर्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि 4,000 रातों रात बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और चेक किया। वहाँ टॉप पर लिखा था 1M। ओह MG! वो नंबर देखकर मुझे चक्कर आने लगे। मैंने हमेशा से जाना था कि ये होगा, पर सच में उस माइलस्टोन तक पहुंचना बिल्कुल सरियल था, सपने जैसा था। मैंने ये कर दिखाया था। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और मेरा मन किया कि मैं किसी 12 साल की बच्ची की तरह कूदने और चिल्लाने लगूं। 1 मिलियन फॉलोअर्स मेरा गोल था जब से मैंने अपना अकाउंट स्टार्ट किया था। ये सिर्फ एक गोल नहीं,
बल्कि सक्सेस की गोल्डन टिकट थी, एक वैलिडेशन कि मैं सक्सेसफुल हूँ और लोग मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं। इतने सालों की मेहनत और हजारों पोस्ट्स के बाद आखिरकार मैंने उसे पा लिया था। मैंने अपने प्रोफाइल को देखा और एक्सपेक्ट किया कि शायद आसमान खुल जाएगा, फरिश्ते गाने गाएंगे और चारों तरफ कन्फेटी गिरेगी। कम से कम मुझे लगा था कि इंस्टाग्राम के गॉड्स मेरे हाथ पर एक गोल्ड स्टार चिपका देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला क्लब ज्वाइन करने का एक्साइटमेंट तो था, पर मुझे लग रहा था कि शायद कुछ और बड़ा होना चाहिए था। ब्रीडी का एक इमोजी फिल्ड टेक्स्ट आया और इनबॉक्स डीएम से भर गया, पर मैं अभी भी वही इंसान थी जो 1 घंटे पहले थी, वही फिक्र और वही इनसिक्योरिटीज। धीरे धीरे मेरी खुशी ठंडी पड़ने लगी। किसी चीज को पाकर भी डिससैटिस्फैक्शन महसूस करना उस चीज को ना पाने से ज्यादा बुरा लगता है। मेरे पास 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, पर मैंने कभी इतना खाली यानी एम्प्टी महसूस नहीं किया था। द गिफ्ट, डायमंड्स एंड एमरल्ड्स। मैंने अपना फोन पॉकेट में रखा और अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे फॉलोअर काउंट पर इतनी गहरी नजर रख रहे हो। स्टेला। क्रिश्चियन बातों में नहीं फंसा। उसने अपनी पॉकेट से एक रेड और गोल्ड कलर का बॉक्स निकाला। ये तुम्हारे लिए है, एक कंग्रेचुलेटरी गिफ्ट। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी और हिचकिचाहट के बीच जंग होने लगी। क्या मुझे उससे इतना महंगा गिफ्ट लेना चाहिए? हमारा रिश्ता तो सिर्फ एक बिजनेस अरेंजमेंट था। पर बॉक्स का साइज और ब्रांड देखकर लग रहा था कि इसमें कोई ज्वेलरी ही होगी। आखिर में क्यूरियोसिटी जीत गई। मैंने बॉक्स खोला और मेरी सांस रुक गई जब मैंने ब्लैक वेलवेट के ऊपर वो चीज देखी। होली हेल! वो एक वॉच थी, सबसे एक्स्ट्रावेगेंट वॉच जो मैंने कभी देखी थी। उसके पॉलिश्ड फेस पर डायमंड्स और एमरल्ड से बनी डेलिकेट बटरफ्लाइज थीं और प्लैटिनम बैंड पर छोटे-छोटे डायमंड्स जड़े थे, यानी स्टडेड थे। ये एक लिमिटेड एडिशन पीस है जो अभी मार्केट में नहीं आया है। दुनिया में सिर्फ 5 ऐसी वॉचेस हैं और एक अब तुम्हारी है। सस्पिशन और क्वेश्चंस। मैंने उस ज्यूल्ड फेस पर अपनी उंगलियां फेरी। उस वॉच की कीमत एक खजाने के बराबर होगी। स्टेला, तुम्हें ये कैसे मिली? मुझे जवाब पता था। जो क्रिश्चियन हार्पर को चाहिए होता है वो उसे मिल ही जाता है। उसने बस एक एलिगेंट श्रग के साथ कहा, मेरे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। ज्वेलरी देखकर जो सेरोटोनिन बूस्ट मिला था वो अब शक में बदलने लगा। मैंने बॉक्स बंद कर लिया और पूछा, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? तुमने कहा कि मैं अभी 1 घंटे पहले ही 1 मिलियन तक पहुंची हूं। तुम्हें ये वॉच मिल भी गई और तुम घर भी आ गए। मेरा डिफ़ॉल्ट नेचर ट्रस्ट करना था, पर मुझे उसकी झूठ की कड़वाहट साफ महसूस हो रही थी। डायमंड्स मेरी स्किन में गहरे निशान बना रहे थे, इससे पहले कि मैं अपनी पकड़ ढीली करती। ये बहुत सुंदर है और मैं तुम्हारी जज्बात की कद्र करती हूँ, पर मैं इसे नहीं ले सकती। मैंने वॉच आगे बढ़ा दी। काश मैं इसे रख पाती, पर मैंने हमेशा उन चीज़ों की तमन्ना की थी जो मेरे पास नहीं हो सकती थी। प्यार, अपनापन, वर्दीनेस, कुछ ऐसा गहरा और अनकंडीशनल जिसे मैं अपना कह सकूं। बड़ी तस्वीर में देखा जाए तो एक वॉच कुछ भी नहीं थी। ये खूबसूरत थी और मुझे नफरत थी इस बात से कि मैं कितना ज़्यादा एक ऐसी चीज़ चाहती थी जिसका कोई मोल नहीं था। पर यह सिर्फ एक एक्सेसरी थी। अगर किसी को चाहिए तो वो इसे खरीद सकता था। लेकिन वो बाकी चीज़ें, उन्हें दुनिया का कोई पैसा नहीं खरीद सकता था। क्रिश्चियन के एक्सप्रेशन पहली बार बदले जब से वो अंदर आया था। मैंने ये तुम्हें दी है, ये तुम्हारी है। मैं इसे वापस दे रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा है, मैंने मजबूती से कहा। ये एक डायमंड वॉच है क्रिश्चियन, इसकी कीमत हज़ारों डॉलर्स में होगी। 92,600। उसकी कूल टोन और इस नंबर को सुनकर मैं थोड़ा सहम गई। ये सिर्फ पैसा है, मेरे पास बहुत है। क्रिश्चियन की आईब्रोज वी शेप में झुक गई। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगी। तुमने ही कहा था कि तुम्हें एक नई वॉच चाहिए। मैंने कहा था, वो एक रैंडम कमेंट था जो मैंने हफ्तों पहले किया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्रिश्चियन को वो याद था। अगर मैं इसे पहनूंगी तो घर से निकलते ही लूट ली जाऊंगी, और अगर नहीं भी हुई तो... मैंने एक गहरी सांस ली। पुरानी फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेरे अंदर की झिझक खत्म हो गई और बातें निकलने लगी। ये सिर्फ वॉच की बात नहीं है, ये सब कुछ है। हमारा अरेंजमेंट, मेरा बॉडीगार्ड, यहाँ रेंट फ्री रहना, तुम्हारे जेट से न्यूयॉर्क जाना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ, बस फर्क ये है कि हमारे बीच सेक्स नहीं हो रहा।
तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम दोस्त हैं या नहीं, तो मुझे बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और मुझे ये मत कहना कि ये मेरे फॉलोअर काउंट बढ़ने की खुशी में है या इसलिए क्योंकि किसी ने मेरा अपार्टमेंट तोड़ दिया था। मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, पर बेवकूफ़ नहीं। अगर कोई और होता तो मुझे शक होता कि क्रिश्चियन मुझे किसी अजीब सेक्सुअल अरेंजमेंट में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर वो इतना अमीर और हैंडसम था कि उसे किसी को फंसाने की ज़रूरत नहीं थी। लोग उसके कहे बिना ही उसका काम करने के लिए लाइन लगाते थे। वो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा था, जबकि वो मुझे ठीक से जानता तक नहीं था। टिक टिक टिक। वॉल क्लॉक की आवाज़ क्रिश्चियन के गुस्से से फड़फड़ाते जबड़े से मैच कर रही थी। एक शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी। वो एक तिजोरी की तरह था, राजों से भरा हुआ और ऐसे लॉक से बंद जिसे कोई मास्टर चोर भी नहीं खोल सकता था। उसकी चारों ओर खतरा महसूस हो रहा था, जो मुझे चीख चीख कर रुकने और वापस मुड़ने को कह रहा था, इससे पहले कि देर हो जाए। एक बेवकूफ़ की तरह मैं बोलती गई, मैं तुमसे जवाब एक्सपेक्ट नहीं करती, तुम कभी देते भी नहीं। पर भले ही मैं स्टॉकर वाले मामले में तुम्हारी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं अब तुमसे और कुछ नहीं ले सकती। मैंने वॉच आगे बढ़ा दी। उसके हाथ उसके साइड में ही रहे, पर उसकी नज़रों का बोझ मेरी स्किन पर महसूस हो रहा था। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ, बाउंड्रीज धुंधली हो गई हैं। अब वक्त है कि हम पुरानी टर्म्स पर वापस लौट जाएं। हम सिर्फ पब्लिक में साथ हैं, अपने म्यूचुअल फ़ायदे के लिए। और हम हाउसमेट्स हैं, जब तक हम उस स्टॉकर को ढूंढकर जेल नहीं भेज देते। बस इतना ही है हम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। वो शब्द एक दीवार की तरह खड़े हो रहे थे, जो मैं उसके और अपने भटके हुए दिल के बीच बना रही थी। टिक टिक टिक। सिर्फ मेरी उखड़ी हुई सांसें उस दर्दनाक हद तक धीमे गुजरते वक्त को चीर रही थी। जब से क्रिश्चियन घर आया था, मेरे पैर 1 इंच भी नहीं हिले थे, पर मेरा सीना ऐसे धड़क रहा था जैसे मैं माउंट एवरेस्ट चढ़कर आई हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। उसका मेरे ही शब्दों को आलस से दोहराना मेरी रीढ़ की हड्डी में घबराहट की एक लहर दौड़ा गया। मेरा गला इतना भींचा हुआ था कि सांस लेना मुश्किल था। हमारे चारों तरफ एक लगातार खतरनाक गूंज या हम थी, जैसे तूफान से पहले की चेतावनी। वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ा। मैंने डर के मारे कदम पीछे लिया, फिर एक और एक और, जब तक कि मेरी पीठ काउच से नहीं टकरा गई और मेरा दिल इतनी जोर से नहीं धड़कने लगा कि चोट लग जाए। क्या हम यही हैं स्टेला, हाउसमेट्स जो एक दूसरे को म्यूचुअल फायदे के लिए देख रहे हैं? सवाल बिल्कुल मखमली और नरम था, पर उसकी आंखें किसी ताज़ी तेज की गई तलवार की धार की तरह चमक रही थीं। क्रिश्चियन की हथेलियां मेरे दोनों तरफ कुशन्स में धंस गईं और उसने मुझे एक तरह से केज यानी पिंजरे में कैद कर लिया। मुझे अपनी पूरी विल पावर लगानी पड़ी ताकि मैं खुद को सिकोड़ ना लूं और उसे टच ना करूं। एक हल्का सा स्पर्श और मैं आग बनकर जल उठूंगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था, लेकिन मैंने उसे छुपने का सुकून देने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और उन कुछ इंचेस के बारे में न सोचने की कोशिश की जो मेरे और उसके जिस्म के बीच बचे थे। हमें बस इतना ही होना चाहिए। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि हमें क्या होना चाहिए, मैंने तुमसे पूछा कि हम क्या हैं। तुम कभी मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों दूं? वो गूंज और तेज हो गई, जैसे कोई टाइडल वेव किनारे से टकराई हो। क्रिश्चियन की आंखें इतनी गहरी हो गईं कि उसकी आंखों का सुनहरा रंग यानी मोल्टन गोल्ड लगभग गायब ही हो गया। तुम्हारे सवाल, उसके स्माइल करने के बेदर्द तरीके ने मेरी रगों में बर्फ भर दी और मुझे अचानक पछतावा हुआ कि मैंने उससे कुछ पूछा ही क्यों। तुम जानना चाहती हो क्यों? क्यों मैंने तुम्हें वो वॉच दी? क्यों मैं तुम्हें अपने घर, अपने सैंक्चुरी में ले आया, जबकि मैं एक दशक से अकेला रह रहा हूँ और बाकी जिंदगी भी वैसा ही रहने का प्लान था? उसके हर शब्द ने मेरे खून में एड्रेनलिन दौड़ा दिया, जब तक कि मैं उसमें डूबने नहीं लगी। इस जंगली भंवर में जो मैंने खुद ही शुरू किया था और जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ये इसलिए है क्योंकि तुमने न्यूयॉर्क के बाद से मेरी आंखों में नहीं देखा है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच पा रहा हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ या किसी के भी साथ। और तुम्हें चोट पहुँचने या तुम्हारे दुखी होने का ख्याल ही मुझे इस पूरे शहर को तबाह करने पर मजबूर कर देता है। उसकी आवाज़ में एक नर्म पर लगभग मायूस कर देने वाली बेरुखी थी। मैंने आज तक किसी को इतना ज्यादा नहीं चाहा और मैंने इससे पहले कभी खुद से इतनी नफरत नहीं की। वो भंवर मुझे और गहरा ले गया, हजारों अलग इमोशंस की लहरों के नीचे। जो शब्द मैं बोल सकती थी वो मेरे सीने में ही फंस कर रह गए। उस दिल तोड़ देने वाले चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई, इसलिए
हवा के एक ठंडे झोंके के साथ क्रिश्चियन जा चुका था। उसने पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद किया और मैं काउच पर ढेर हो गई। वॉच मेरी उंगलियों से लटक रही थी और मेरी पुरानी दुनिया मेरे पैरों के पास बिखरी पड़ी थी। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।